बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से आपको ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 2 और उसका आर्टिकल वेक्टर्स के प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ये आपके लिए एक नई दुनिया है। मैं नई दुनिया इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ठीक तरह से समझ लेने पर आपकी फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मेरा कहने का मतलब है, इन पे बेस करती है। तो इब्तदा करते हैं दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक बात याद रखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है हमें उनके दरमियान एंगल का पता होना चाहिए। सबसे आसान केस चूँकि टू वेक्टर्स का होता है और आपके सिलेबस में भी टू वेक्टर्स तक ही बात की गई है, तो टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उनके दरमियान एंगल का पता होना ज़रूरी है। और एक बात याद रखना कि दो वेक्टर्स का एंगल जब भी लेना है आपने उनकी टेल्स को ज्वाइन करना है। जैसे एक मिसाल दी है, वेक्टर a1 और a2 आपको एक प्लेन में नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हैं a1 और a2 के की टेल्स मिली हैं, तो इनके दरमियान थीटा एंगल है। और एक बात याद रखना कि जब वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हेड से टेल को मिला के रिजल्टेंट लेते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए उनकी टेल्स को मिलाना है। टेल्स मिलाएंगे तो आपको एंगल का पता लगेगा, एंगल पता लगेगा तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन पे बात कर सकेंगे। एक बात और बता दूं, वो वेक्टर्स एडिशन में आपने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स ऐड तो हो सकते हैं लेकिन उनकी नेचर सिमिलर होनी चाहिए, मीन्स के सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऐड नहीं होंगे। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि वेक्टर्स भी सिर्फ वो ऐड होते हैं जो सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सो आपने एक बात याद रखना। अच्छा, मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर कुछ बातें आपके सामने रख दूं ताकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो आपको इन चीज़ों का पता हो। बेटा, हम वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के हवाले से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो उनके नाम पहले लिख दूं। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में आपके पास टू टाइप्स हैं। इन टू टाइप्स के नाम को आपने अंडरस्टैंड करना है। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। देखें, मल्टीप्लाई दो वेक्टर हों और उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। दोबारा सुन लें, ये नहीं समझना कि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। इसका एक नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। अब इसको डॉट क्यों कहते हैं ये बात भी बता देता हूं। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो इनकी डेफिनेशंस अब आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और आने वाला रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का। और जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट एक न्यू वेक्टर आए, न्यू वेक्टर, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन तो लिखता हूँ, लेकिन आपके साथ एक छोटी सी नीचे करके एग्जांपल लिखता हूँ कि बेटा, फॉर एग्जांपल a और b, इन दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट कोई ऐसी क्वांटिटी आई जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, यानी आपका रिजल्ट स्केलर आया। तो जब रिजल्ट स्केलर आएगा तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट होने के बाद रिजल्ट स्केलर आया है और इसका सिंबल डॉट है। तो आप समझ जाएं
कि दो वेक्टर्स के दरमियान जब भी डॉट लगा होगा तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसका रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा देखें, ए और बी दो वेक्टर हैं और इनको मल्टीप्लाई किया और इनका रिजल्ट फर्ज कर लें वेक्टर सी, एक नया वेक्टर आ गया। ए न्यू वेक्टर, आप देखें कि एक नया वेक्टर है जो ए और बी से बिल्कुल अलग एक क्वांटिटी है, नया वेक्टर। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके नतीजे में आने वाला रिजल्ट एक नया वेक्टर हो। इसके लिए इलामत के तौर पर क्रॉस लगाया जाता है। मैथमेटिक्स में डॉट और क्रॉस का मतलब आप सेम लेते हैं, लेकिन वेक्टर्स के केस में डॉट एक सिंबल है जो ये बता रहा है कि आने वाला रिजल्ट स्केलर है, और क्रॉस एक सिंबल है जो ये बता रहा है कि दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का आने वाला रिजल्ट एक न्यू वेक्टर है। ये साइन कन्वेंशंस हैं, ये एक रवायती तौर पर इलामात रख ली गई हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इलामत है। डॉट कब लगाएंगे, क्रॉस कब लगाएंगे, अब आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूँ। The product of two vectors gives a scalar quantity. ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। बता दिया आपको डॉट क्यों कहते हैं कि डॉट एक सिंबल है, तो इसको भी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। ए साइन ऑफ डॉट, ये साइन बिटवीन टू vectors is a symbol for तो बच्चों दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होने से आने वाला रिजल्ट एक स्केलर है, तो इलामत डॉट की लगेगी। अब जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगा होगा आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि उनका रिजल्ट एक स्केलर है। हम इस फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की फिजिक्स में बेशुमार जगहों पे इस चीज़ को देखेंगे और आपको समझ आएगी। दूसरी तरफ जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और आए एक नया वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो हम ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन है। Hopefully you get it. The product of two vectors gives a new vector quantity is called या is known as vector product। और जब भी दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से नया वेक्टर आएगा तो उनके दरमियान ये सिंबल होगा। तो इसके साथ को भी आप समझ लें, ए साइन ऑफ क्रॉस, ये साइन। तो बच्चों होपफुली आप ये भी समझ गए होंगे कि डॉट और क्रॉस किसी कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है बल्कि दो इलामतें हैं। ठीक है, तो ये भी आपके सामने बता दिया गया। अब कोई आपसे ये सवाल करे कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि है ही डॉट, बल्कि आप ये कहेंगे कि इनका रिजल्ट एक स्केलर आ रहा था तो इसकी इलामत डॉट रखी गई है कन्वेंशनली। ठीक है, तो अब तक की बातें समराइज कर दूं कि दो वेक्टर्स को, दो डिफरेंट तरह के वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उनके दरमियान एंगल का पता होना चाहिए। और एंगल कब लेते हैं वेक्टर के, कि जब दो वेक्टर्स की टेल्स मिली हों। और हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। अब ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं और अब हम अपने लेक्चर को ब्रेकअप इस तरह से करेंगे कि हमें स्केलर प्रोडक्ट की अलग एक्सप्लेनेशन देनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इसकी एग्जांपल्स बतानी है, इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ये सारी बातें, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे। आज हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को शुरू करने लगे हैं अब,
और डेफिनेशन तो आपके सामने है। और जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करना पड़ता है तो 4 चीज़ें आमतौर पर पूछी जाती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 डिफाइन करें, नंबर 2 इसे एक्सप्लेन करें, नंबर 3 इसकी एग्जांपल्स बताएं फिज़िक्स में, और नंबर 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो ये 4 थिंग्स यू हैव टू डिस्कस इन ईच प्रोडक्ट, स्केलर में या वेक्टर प्रोडक्ट में। तो ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमने वेक्टर के प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बुनियादी बातों को आपको बताया है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, अगर आप इस तरह करते हैं, कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं कि मोमेंटम एक वेक्टर है जो मैस और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट का नाम है, तो ये है लॉजिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैस कोई वेक्टर नहीं है, तो एक स्केलर और वेक्टर के दरमियान डॉट का साइन नहीं डालना, ऐसा करेंगे तो आप गलत कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें बच्चे 2 स्केलर के दरमियान डॉट का ये साइन यूज़ कर देते हैं, तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर पर। जी डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट मौजूद है कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की को डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ। फिर इसका दूसरा हिस्सा है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करें। तो आपको बताता चलूं कि हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के दिन हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ, और कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो फिज़िकल एप्लीकेशंस हैं, उसकी जो या उसकी अप्लाइंसेस जो हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये लेक्चर जब भी दिया जाता है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आपकी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का बहुत सारा हिस्सा बेस करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको तरतीब से ब्रेक करते जाते हैं। डेफिनेशन तो अभी 2 मिनट पहले आपको बोर्ड के ऊपर बताई थी कि 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जब उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए। लेकिन हम इसे दोबारा लिख लें। सबसे पहले the product of 2 vectors gives a scalar quantity is known as scalar product या dot product। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आने वाला रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका सिंबल डॉट है। ये बात आपको अभी बताई गई है। मैथमेटिकली अगर हम इसे a और b 2 वेक्टर्स के लिए लिखें कि a और b 2 वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो बच्चों a डॉट b का रिजल्ट आपके पास a b cos थीटा आएगा। इस चीज़ को हम, ये किस तरह से आएगा, ये हमारी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है, लेकिन जब भी आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म साथ बताते हैं। हेयर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा be an angle between vector a and b। तो जब भी 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेना है, आपके पास इस फार्मूले से रिजल्ट आएगा। यहाँ a और b 2 मैग्नीट्यूड्स लिखी हुई हैं और cos थीटा यहाँ पे आ रहा है। अब ये cos थीटा यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये सारी बात इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगी, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में ही देखेंगे और फिर एग्जाम्पल में इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये बात बताने के बाद अब हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं कि आखिर ये रिज़ल्ट किस तरह से आया। देखें बेटा, इस रिज़ल्ट को आने से के लिए या इस रिज़ल्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा रिमाइंड करना होगा कि वेक्टर ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ। और अगर
स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो वो चीज़ स्केलर होती है। ये बात आपको याद है ना? अगर ये बात याद है तो अब हम इस एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Let's consider A and B are two coplanar vectors with joint tails जिनका कॉमन ओरिजिन है। ये आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, आप गौर करें। ए और बी कोप्लेनर, आप कोप्लेनर का मतलब समझते हैं ना, जो एक प्लेन में पाए जाएं। और ये वो पॉइंट है जिसको नाम दिया है हमने अपनी वर्डिंग में कॉमन ओरिजिन। भाई देखें, ये वो पॉइंट है जो ए और बी दोनों की टेल्स के मिलने से आया है। तो इस पॉइंट ओ का नाम मैं चले साथ में इधर ही लिखता हूँ, दिस इज कॉमन ओरिजिन। और अब ये बात हमने थोड़ी देर पहले आपको की थी कि जब दो वेक्टर्स की टेल्स मिल जाएं, तो देखें ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनकी टेल्स मिली हुई हैं, जॉइंट टेल्स हैं। तो जॉइंट टेल होने पर ही उनका ओरिजिन कॉमन होता है। और इनके दरमियान एंगल है थीटा, जैसा कि ये आपको दिखाया जा रहा है हेयर। थीटा बी मेजर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है और आपको इसके डॉट प्रोडक्ट की समझ आएगी। बच्चों, सबसे पहले इसको आपकी बुक लिखती किस तरह है, मैं उस लिखने के अंदाज को बताता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, बस हम अपनी सहूलत के लिए भी और इसको ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा डाइवर्सिटी से बचने के लिए भी डायरेक्ट ही मैथमेटिकल फॉर्म से शुरू कर देते हैं। मैं आपके सामने पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लूँ। ये लिखा कैसे जाता है कि द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसको लिखा कैसे जाता है देखें। ए डॉट बी इक्वल है इस तरह से। सबसे पहले किसको लिखा है, ए को। आप जरा इस अपनी डायग्राम पे गौर करेंगे, वेक्टर ए की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। और अगर आप ये सपोज कर लें कि वेक्टर ए हमने इनिशियल लाइन के ऊपर लगाया हुआ है, तो बी वेक्टर थीटा एंगल पर है। ज़रा बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेके देखें। बी की टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना आपने सीखा हुआ है। एंगल के सामने ये कंपोनेंट कहलाएगा बी साइन थीटा, थीटा के सामने। और ये कंपोनेंट बी का कहलाएगा बी कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा में रिजॉल्व कर लिया। अच्छा, इसको रिजॉल्व करने के बाद आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए के एन ऊपर प्रोजेक्शन है, यानी ए के ऊपर लेटा हुआ है। आप इस तरह कर लें, यानी ए के एन ऊपर है, यानी ए के पैरेलल है। तो आप जरा गौर से देखें, बी का कॉज वाला कंपोनेंट ए के एन ऊपर लेटा हुआ है, यानी बी कॉस थीटा बेसिकली बी का ए के ऊपर अक्स है, प्रोजेक्शन है। यह दिखाई दे रहा है आपको? तो मैं साथ में लिखता हूं कि बी कॉस थीटा बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। समझ आ गई? फिर सुन लें, बी का एक ऐसा कंपोनेंट जो ए की तरफ है, या बी का वो कंपोनेंट जो ए पर प्रोजेक्शन है। तो आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को ज़रा देखें। ए डॉट बी जब लिखा है तो सबसे पहले ए की लेंथ लेंगे, तो इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड
ऑफ ए, और डॉट के बाद जो लिखा है इसका लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का अक्स ए के ऊपर, ये बी कॉस थीटा है, तो मैं साथ में लिख देता हूं ये बी कॉस थीटा बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। ठीक है बच्चों, या आप ये भी कह सकते थे कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये भी कह सकते थे, या कंपोनेंट ऑफ बी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। अब जरा देखें ए की मैग्नीट्यूड ए और बी का कौन सा कंपोनेंट है, डायग्राम में देखें तो बी कॉस थीटा, तो रिजल्ट आ गया ए इंटू बी कॉस थीटा, रिजल्ट आ गया ए बी कॉस थीटा, जो आपको बताया था कि हम इस रिजल्ट को निकालेंगे। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, बुक के अकॉर्डिंग तो बात मुकम्मल हो गई, लेकिन अब हम इस बात को तो साबित करें कि हमें कैसे पता लगा कि ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अभी याद करें, आपको एक बात बताई थी कि वेक्टर उसको कहते हैं जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, राइट। जरा देखें, अगर a की लेंथ के साथ b cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा b cos थीटा तो ऑलरेडी वो कंपोनेंट है जो a की अलोंग है, तो हमें किसी नई डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हमारा रिजल्ट किसी नई डायरेक्शन में नहीं आएगा, हमारे रिजल्ट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब साइन वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो तो इसमें रोटेशन इन्वॉल्व हो जाती है, एक न्यू डायरेक्शन आ जाती है, एक डायरेक्शनली हम एक टर्म में चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी कॉज वाला कंपोनेंट किसी वेक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो किसी किस्म की डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती तो रिजल्ट स्केलर होता है, यानी इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। सो रिमाइंड आपको कराता चलूं कि जब भी एक वेक्टर की लेंथ के साथ दूसरे वेक्टर के कॉज वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं हम किसी डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे, हम ये कह ही नहीं रहे कि ये रिजल्ट किसके अलोंग है, सो हम जस्ट मेजरमेंट को ले रहे हैं। सिमिलरली चलें इसी डायग्राम को हम दूसरी दफ़ा बनाते हैं और आपसे इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह ए और बी दो वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर, थीटा उनके दरमियान एंगल, ये कॉमन ओरिजिन, सब कुछ इसी तरह। लेकिन पहले हमने बी के कंपोनेंट्स बनाए थे, अब हम ए के कंपोनेंट्स बना के देखते हैं रेक्टेंगुलर। तो ए की टिप से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बी के अलोंग, ठीक है। अब आपको हेड टू टेल रूल तो याद होगा, एंगल के सामने ए का कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट फिर क्या होगा ए कॉस थीटा। हमने ए के कंपोनेंट्स बनाए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब आप मुझे बताएंगे बी डॉट ए मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड और ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो बी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड ली, और ए का प्रोजेक्शन यानी ए का अक्स बी के ऊपर, ये क्या है ए कॉस थीटा, तो रिजल्ट आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। और यकीनन आप समझ गए कि ये रिजल्ट भी स्केलर है, क्योंकि जब a cos थीटा b से मल्टीप्लाई हो तब भी कोई डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नई डायरेक्शन रिजल्ट में नहीं आती। इसी तरह जब b cos थीटा a से मल्टीप्लाई हो तब भी डायरेक्शन यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने एक बात इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा समराइज और कर लूँ कि बेटा इस डायग्राम में आपने देखा कि b cos थीटा a के अलोंग है, तो b cos थीटा और a की लेंथ जब मल्टीप्लाई होती है तो हम यहाँ
सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी कॉज थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन को यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। लेकिन जब इसी तरह जब a cos थीटा b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a cos थीटा b के अलोंग है, हमें किसी नई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो a इंटू बी कॉज थीटा कर लें या b इंटू a cos थीटा कर लें तो रिज़ल्ट हमारा स्केलर ही रहेगा। तो यहाँ तक आपने इस बात को सीख लिया होगा। एक्सप्लेनेशन में हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम पहले बोर्ड पे लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स और इसके साथ आपको बताएंगे। वन ऑफ द वेरी फॉरमोस्ट एंड सिंपल एग्जाम्पल, मैकेनिकल वर्क डन। आइए एक एग्जाम्पल हमारे पास है, हम इससे अपनी बात को करते हैं। बेटा आपको एक फिगर नज़र आ रही है कि एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पड़ा है पॉइंट ए पर, ठीक है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, डिस्प्लेसमेंट डी ट्रेवल करता है। कब? जब इस पर कांस्टेंट फोर्स लगती है इस लाइन पर। ये एग्जाम्पल आपके लिए डेली लाइफ में बचपन में आपने ज़रूर देखी होगी, जब एक बच्चा धागे से किसी खिलौने को खींचता है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये लाइन ऑफ फोर्स है और ये लाइन ऑफ फोर्स इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आ रही है। मीन्स कि इस फोर्स के ज़ेरे असर पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी तक आया है। ज़रा आप रिमाइंड करें तो बचपन में आप यही क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि वर्क डन फिज़िक्स में तब होता है जब इफ़ेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो इफ़ेक्टिव है उसका होना और डिस्प्लेसमेंट का होना, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं इस फिगर में। बेटा आप चेक करें कि फोर्स के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं तो टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये बात आपके लिए नई नहीं है। एंगल के सामने एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और ये एफ कॉस थीटा। अब आप बताएं फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी को ए से बी तक लेके गया होगा? यकीनन वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इस मीन्स के ये वाला कंपोनेंट बेसिकली बन गया इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी इस कंपोनेंट ने बॉडी को मूव कराया। और अगर फोर्स वर्टिकल होती बिल्कुल 90 पर तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट होना ही नहीं था। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि वर्क डन के वो जो पुरानी डेफिनेशन है उसके मुताबिक इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें हैं। इफेक्टिव कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है। क्या एफ साइन थीटा इफेक्टिव है? नहीं, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर को नहीं गया, तो इस कंपोनेंट ने तो कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वर्क में पार्टिसिपेट किया है फोर्स के इस कंपोनेंट ने जो एफ कॉस थीटा है, यही इफेक्टिव कंपोनेंट है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू है आपके पास एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी। तो रिजल्ट क्या आ गया? एफ डी कॉस थीटा। तो अब आप बताएं एफ डी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं ना, एफ डॉट डी। यहाँ आपको बताता चलूँ हमारा चैप्टर नंबर 4 सारा वर्क के ऊपर है, वहाँ सारी डिटेल की बात करेंगे। तो फिल वक्त हम अपनी एक एग्जाम्पल को मुकम्मल कर चुके हैं कि बेटा वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आता है। ज़रा गौर से देखें, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दरमियान में डॉट लगा है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने बताता चलूँ। जी, सब मोर एग्जाम्पल्स। पहले वाली एग्जाम्पल में दोबारा लिख देता हूँ कि वर्क डन आपके पास एफ डॉट डी है, ठीक है, जिसको आप एफ डी कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल पावर को आप पढ़ेंगे पी, ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इससे आपने परेशान नहीं होना, चैप्टर नंबर 4 में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3
काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, हाफ एम वी डॉट वी, जो बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये वो डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक दो और लिखता हूँ, मसलन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको शो करते हैं फाई ई से। ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो नंबर 5 पे एक और एग्जांपल देख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका सिंबल होता है फाई बी, और ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया। अच्छा, ये मैंने आपके सामने 4-5 जो एग्जांपल्स लिखी हैं, एक दो तो आपको याद रहेंगी, ये आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, ये भी पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, ये तीनों एग्जांपल्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे। एनी हाउ, होपफुली बच्चों आपको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल्स तक हमारा एक लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसी डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से शुरू होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।